वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत में काफ़ी दिनों से भारी गहमा-गहमी है। सहमति और असहमति की वैचारिक लड़ाई जारी है। वक्फ बिल को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। चर्चा है कि संसद के इसी सत्र में इसे पेश किया जा सकता है, जिसके बाद घमासान तेज हो जाएगा और तेज होगा। बल्कि आज विरोध करते हुए भी कई लोग नमाज अदा कर रहे थे, काली पट्टियां बांध रखी थी। वहीं किरण रिजिजू सामने आए, उन्होंने यहाँ तक लिखा है एक्स पर कि वो खुद एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। दरअसल वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और उन्होंने कहा कि इसी तरह से केरल में जो है वो भी अल्पसंख्यक समुदाय ने सांसदों से इसका समर्थन करने की बात कही। तो कुल मिलाकर इस पर सियासत बड़ी गर्म हो रही है। इस पर बातचीत करेंगे, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म है। खबर है कि वक्फ बिल को मौजूदा बजट सत्र में ही पेश किया जा सकता है। 2 अप्रैल को इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से लामबंद है। कई विपक्षी दल भी वक्फ के विरोध में हैं और मुस्लिम बोर्ड की पीठ थपथपा रहे हैं। चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। कि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालफत में है और सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वक्फ कानून बनाने से पहले जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी बनाई गई, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों की कई बार बैठक हुई। बावजूद इसके AIMPLB समझ से परे है। कि हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयर टेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर काफी समय से सहमति और असहमति का दौर चल रहा है। अब इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी है। ऐसे में सड़क से लेकर संसद तक महासंग्राम छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वैसे इस संक्षिप्त रिपोर्ट में सभी एंगल आ गए। आपने सुन लिया विपक्ष किस तरह से विरोध कर रहा है, तो आपने सैयद नसरुद्दीन चिश्ती जैसे लोगों को भी सुना, जिनका कहना है कि अगर सरकार ये बात संसद के पटल से कहती है, आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर कहती है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। वहीं आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं, वो तो कहते हैं कि शरीयत के खिलाफ है, सीने पर गोली चलाई जा रही है। 4 नाम लेते हैं, नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का, चिराग पासवान का, जयंत चौधरी का। क्यों? क्योंकि इनका जो वोट बैंक है इन लोगों के क्षेत्रों में आता है और यहाँ पर वो अपनी ज़मीन को, और बिहार का चुनाव भी है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर 2 नाम
उन्हीं के हैं। खैर, आइए इस पर बात करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ सर्वेश त्रिपाठी जी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो जुड़ रहे हैं। तो सर्वेश जी, शुरुआत आप ही से करते हैं, थोड़ा सा फिर उससे एक बेस बन जाएगा। कुछ बातें तो हमने सुनी, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस पर हम देख रहे हैं। रिजिजू साहब ने आज बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसमें बहुत सबसे बड़ा एक तरह से लोगों का राय मशविरा किया गया, इतिहास का सबसे बड़ा उन्होंने बताया है। खैर, कुल मिलाकर यह है कि बाहर भी बहुत बात की गई, जेपीसी में भी बातचीत की गई है, लोगों को बताया भी जा रहा है कि बरगलाओ मत, गुमराह मत करो। तो इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, और जब सरकार इतनी स्पष्टता से आ रही तो समस्या क्या आ रही है? देखिए, सरकार बहुत स्पष्ट है, अपने हमेशा की तरह स्पष्ट है कि वो टारगेट कर रही है माइनॉरिटीज को, और इसमें स्पष्टता पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हमारी पार्टी का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार साफ किया है, श्री अखिलेश यादव जी ने, और अभी माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने भी वक्त पे बोला था। तो हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम माइनॉरिटीज के साथ जो भी जिस भी तरह से जहां तक लड़ पाएंगे लड़ेंगे, और हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं। कहीं भी जहां उनका हित हो रहा होगा वहां पे समाजवादी पार्टी अपना पुरजोर विरोध दर्ज करा चुकी है और करेगी, संसद में भी करेगी, सड़कों पे कर रही है, हमारे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, अहित क्यों हो रहा है वही तो जानना चाह रहे हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हुए अहित क्यों हो रहा है वो थोड़ा सा बताइए ना, कि क्या अहित इसमें दिखाई दे रहा है? अहित इसलिए है कि वक्फ, देखिए, वक्फ का बेसिक चीज वो चैरिटी है। मुसलमानों ने धर्म के लिए, जो धार्मिक कार्य हैं उनके लिए अगर दान दिया है तो उसको, उस पे अधिकार उनका है, उसको धार्मिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसमें आप जबरदस्ती का टारगेट नॉन हिंदूज को इंक्लूड करने का, इसमें पहली बात कोई लॉजिक नहीं है। आप, ये गैर संवैधानिक बिल है, क्योंकि संविधान हमें कहता है, हमारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कहता है, फंडामेंटल राइट्स ये है कि जो जिस धर्म को चाहे उसको प्रोफेस कर सकता है, अपने तरीके से कर सकता है, जहां तक किसी और का अहित ना हो रहा हो। इसमें अगर जब मुसलमानों ने अपने धर्म के लिए, मैं सर्वेश जी आपकी बात से और जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, विपक्ष के पूरे पॉलिटिकल व्यूज तो मुझे समझ में आते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, पूजा पाठ से क्यों जोड़ा जा रहा है, और अहित कैसे होगा इसकी स्पष्टता क्यों नहीं? बस ये कहा जा रहा माइनॉरिटी के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ। ये पॉलिटिकल है ही नहीं, वक्फ धर्म के लिए ही है। वो एक समुदाय अपने धर्म के लिए ही दान, वो पूरा प्रॉपर्टी ही वो धर्म के लिए ही दान की गई है। तो अगर वो धार्मिक एंगल होगा क्यों नहीं उसमें? और ये हमारा संविधान, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा। हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 25 क्लियरली कहता है कि जिसको जो एडवोकेट करना चाहे, प्रोफेस करना चाहे, प्रोपोगेट करना चाहे, अपने धर्म को कर सकता है। उसमें सरकार को जबरदस्ती टारगेट करने की एक, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये मेरे पास बार बार बात आएगी कि आप किसी के धर्म के अनुपालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये आपका एक पॉइंट रहेगा। हालांकि मुझे ये एक बात समझनी है, आज मैं पैनल पर समझने का प्रयास करूंगा कि जमीन संबंधी मामले को धर्म से जोड़ा ही क्यों जाता है, ये थोड़ा समझने जैसा विषय है। और मुसलमानों का हित होगा, बीजेपी जब ये कहती है तो वो कहती है कि अगर कहीं जमीनें कब्जाई गई हैं, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन माइनॉरिटी के लोगों को जो वंचित हैं या जिनको उसका फायदा होना चाहिए उनको मिले। ये बीजेपी का वर्जन है। तो ये समझने जैसी बात है। थोड़ा इस पर अगर पैनल पर कुछ चीजें स्पष्ट होंगी तो ऐसा लगेगा कि सुनने वाले, चाहे वो पक्ष को सुन रहे हो, विपक्ष को सुन रहे हो, दोनों को बातें समझ में आए। यश श्रीवास्तव जी, आप बताएं मुझे आपका टेक क्या है, और दूसरा यही बात जो मैंने अभी सर्वेश जी से पूछी थी, इसको अगर आप बताना चाहें कि अहित क्यों लगता है, जमीन संबंधी बातों को धर्म से जोड़ना ये कितना सही है, और दूसरा बीजेपी का कहना है कि गुमराह कर रहे हैं वो लोग जो इसका विरोध करते हैं। प्रवीण जी, आज जयराम रमेश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पर विस्तृत स्टेटमेंट दिया है। इसमें जो सीधे सीधे प्रावधान जो गलत है, वो एक तो ये है कि आप कलेक्टर को और नामित अधिकारियों को असीमित अधिकार दे रहे, बिल्कुल जैसे आपने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए थे। दूसरी बात, यदि हम धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं तो आप क्यों धर्म से जोड़ रहे हैं? यदि वक्फ बोर्ड के ऊपर आप इतना बड़ा बिल ला सकते हैं, तो वो आरएसएस, जिसका अभी तक कोई नाम पता ही नहीं है, कोई पंजीकरण नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, और वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठी है, किसकी जमीन पर बैठी है, कहां से आया पैसा, क्या आपने उसके लिए कोई बिल ला के दिखाया है? क्या उसके ऊपर कोई जांच है? क्या उसके बारे में सोचा गया है कि भाई इतना सारा पैसा, बेहिसाब पैसा, ये गरीबों को मिल जाए, गरीब हिंदुओं को, हिंदू राष्ट्र की सरकार में? क्या आपने इसके ऊपर विचार होते हुए देखा है इस सरकार से? नहीं। और तीसरी बात, ये सारी आपत्तियां, ये जितना भी रियलिटी शो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, ये सब अभी क्यों है जब बीजेपी आरएसएस के पास स्पष्ट बहुमत की सरकार है?
अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भी हमने नहीं देखा ऐसा। अभी ही क्यों? क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी वाले कभी भी कोई मुद्दा उठाना नहीं जानते, ये सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग जानते हैं। और बिल्कुल कच्ची बात यह है कि अंबानी जी का जो मकान है वो वक्फ में विवादास्पद है। अब बजाय उस मामले को सीधे सीधे सुलझाने के ये पूरा बिल का नाटक किया जा रहा है। ठीक है, मुझे आपका जो ये बहुत सीधी बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बातचीत में लगा है वो लगा है कलेक्टरों को बेहिसाब अधिकार मिलेंगे और बाद में इसका दुरुपयोग हो अरे सकता है। ये important बात point मुझे है समझ में प्रवीण आती है। जी। बाकी तो यदि जो आप आप कह रहे हैं वो चाहें- पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उन पर बड़ी नहीं, बहसबाजी प्रवीण चलती जी, रहती है। अगर मेरी बात पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट पॉलिटिकल बकवास है। आप मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकते। अभी कौशल कांत जी फालतू बातें देंगे, उनको वजन मिलेगा तो फिर मैं आपत्ति उठाऊंगा। चिराग पासवान ने अभी ये छत पे नमाज पढ़ने के मुद्दे पर विरोध किया है भाजपा का। ठीक है, उनको उसके बोलने तो बावजूद दीजिए। ये हो रहा है। अभी तो डॉक्टर साहब और फिर बोले आप भी कह नहीं रहे है। हैं कि आपने साथी दल डॉक्टर क्यों साहब नहीं? के बोलने के पहले ही अपनी बात कहनी शुरू कर दी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बाद में अधिकार मिलने के बाद इसका दुरुपयोग हो सकता है। माइनॉरिटी का गुस्सा या नाराजगी इस बात से ही जाहिर है कि आज नमाज अता करते हुए आपने देखा बहुत सारे लोगों ने काली पट्टी बांध रखी थी। इससे स्पष्ट होता है कि उनके पास तो यही मैसेज है कि ये वक्फ संशोधन बिल कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन करेगा या उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए घात करेगा। तो ये बात तो उन्होंने आज अपने प्रदर्शन से भी स्पष्ट करी है। प्रवीण जी, पहले तो ये समझिए कि वक्फ एक्ट 1995 में आया था और उसके बाद उसको वापस लेकर के 2095 में दोबारा उसको लाया गया और उसके बाद 2013 में फिर उसको मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ताकतें दी गई और जिसके बारे में कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। समाजवादी के प्रिय मित्र बोल रहे थे कि वक्फ जिन लोगों ने दान दे दिया है धर्म का है, मैं भी मानता हूँ है, पर सवाल इस पे तो है ही नहीं कि वक्फ की जमीन किसकी है और क्या है। सिर्फ यही तो पूछा जा रहा, भाई जिस जमीन पे आप कब्जा दिखा रहे हो उसका कागज दिखा दो। पर ये वो लोग हैं, चाहे वो इनसे नागरिकता का कागज मांगा जाए, चाहे इनसे आधार में कागज मांगा जाए, चाहे इसमें वोटर आईडी के लिए कागज मांगा जाए, ये हमेशा कागज दिखाने से बहुत डरते हैं। और हमारे जो मित्र पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, वो हमेशा कागज न दिखाने वालों के साथ खड़ी रहती हैं। अब दूसरी बात, इस अमेंडमेंट में इन्होंने ये कहा कि डीएम को इतनी पावर क्यों दी गई है। तो प्रवीण जी, सबसे पहले समझिए कि जो हमारे देश के मंदिर चलते हैं, मंदिरों में आऊंगा मैं, सारे मंदिरों का जो सरकारी कंट्रोल में है, सब में डीएम डिफैक्टो उसका चेयरमैन होता है और वो उसके डिसीजन लेता है। और मेरे किसी समाजवादी मित्र ने कहा था कि इसमें गैर मुस्लिम का क्या काम है। मान सकता हूं गैर मुस्लिम का काम नहीं है, लेकिन इसमें गैर मुस्लिम का काम तब है अगर वो माइनॉरिटी है। वक्फ माइनॉरिटी के लिए बनाया गया। माइनॉरिटी में अगर सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, तो उसमें क्या दिक्कत है। और मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूंगा कि जब मां ज्वाला देवी का मंदिर है कांगड़ा में, उसमें शाकीन मोहम्मद और जैशान दीन ट्रस्टी रहे हैं। शारदा पीठ के में आबिद हुसैन, अयूब खान, यूसुफ खान ट्रस्टी रहे हैं। और मुक्तसरा मंदिर में के ब्रह्मोत्सव के मनाने में मुस्लिम रहे हैं, मतलब शालीन मोहम्मद रहे हैं। तो बहुत सारे हिंदू ट्रस्ट में अभी तक की गवर्नमेंट रही है, उसमें ये देख करके उनको वो स्टेज नहीं दिया गया, वो पोजीशन नहीं दी गई। ये इंटरेस्टिंग है आपका पॉइंट। तीसरी ये चीज, भारतीय जनता पार्टी संक्षेप में कौशल जी, संक्षेप में 10 सेकंड और महिला रिजर्वेशन को ले आई है। सारे लोग महिला रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं। इस एक्ट में जो चेंज किया जा रहा है उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया है। सेक्शन 9 और सेक्शन 14 जो वक्फ एक्ट 1995 का है, उसमें केवल मेल्स रखे गए हैं। उसमें अगर फीमेल का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो इनको महिला को जगह देने में क्या समस्या है। मेरे एक भी मतलब मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट नहीं ठीक है। आपके पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा समझता हूं विपक्ष के हमारे साथी क्या कहते हैं। यश श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक तो महिलाओं का जो इंक्लूजन है किसी भी बोर्ड में, वो बड़ा महत्व की बात है। दूसरी बात यह है कि हिंदू मंदिरों का जिक्र किया गया है जहां पर मुस्लिम पदाधिकारी होते हैं। तो ये तो एक अच्छी व्यवस्था है। और सिंगापुर को मैं देखता हूं, वहां पर अगर अलग अलग धर्म है तो वहां तो कंपलसरी कर रखा है कि एक सोसाइटी में आपको इतना परसेंटेज देना ही पड़ेगा एक धर्म के लोगों को। और आप देखिए कि वहां पे धार्मिक तारतम्यता जो है वो कई अन्य जगहों से बेहतर चलती है। तो ये तो एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। प्रवीण जी, वैसे तो मैं चाहूं तो इनकी
कौशलकांत जी की किसी भी बात का जवाब दिए बिना इनके सारे तर्क ध्वस्त कर सकता हूँ। ये खुद ही ऐसी बात बोल चुके हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये धर्म वाला ही जवाब दे देता हूँ। ये बता रहे हैं कि किन किन मंदिरों की ट्रस्ट में मुस्लिम लोग हैं या कोई और लोग हैं। इन्हें शायद याद नहीं होगा, वैष्णो देवी और भी दूसरे ऐसे तीर्थ हैं जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में दूसरे धर्म के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अंदर दखल नहीं दिया कि भैया क्या कमाई हो रही है, क्या हो रहा है, गरीबों को कौन दे रहा है, क्या कर रहा है। वो अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और पूरी आस्था से काम कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी को सिर्फ जमीनें हड़पनी है, किसके लिए हड़पनी है वो मैं साफ बोल चुका हूं। और एक और बात इन्होंने कही थी अभी कि इनको कागज नहीं दिखाने वालों में का साथ देना है विपक्ष को। तो फिर ये आरएसएस कब कागज दिखा रही है बता दें कौशलकांत जी। मैं तो कह रहा हूं ना, पंजीकरण दिखाइए, ऑडिट दिखाइए, कहां से आया पैसा वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का। चाहे जब आप कभी महिलाओं को तलवार पकड़ के प्रैक्टिस कराने लगते हैं, कौन स्पॉन्सर करता है? कोई नाम पता ठिकाना कुछ है? मैं आना चाहता था सर्वेश जी, लेकिन एक डायरेक्ट सवाल है, इसमें मैं इंटरवीन नहीं कर। अब आप एक आरोप है आपका यश जी, तो जरा सुन लीजिए कौशलकांत जी इस पर कुछ कहना चाहे तो, क्योंकि एक बड़ी बात आप 2-3 बार बोल चुके हैं इसको। जी कौशलकांत, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं और मैं साफ पूछ रहा हूं कि यदि आपको वक्फ से सुनिए ना, इतनी वो इसी पर जवाब दे रहे हैं। पहले ये वाली एक बात क्लियर हो जाए ना, ये बात क्लियर हो जाए ताकि फिर इसको बार बार ना उठाएं हम। प्रवीण जी, आप क्या मुझे ऐसे ही रोकते रहेंगे? नहीं, आपने एक आरोप लगाया यश जी, आपकी बात कहते रहिए। आप एक आरोप लगा के आरएसएस का ये कब दिखाएंगे बताएं मुझे। आप खुद कह रहे हैं बताएं मुझे, फिर आप सुनना भी नहीं चाह रहे। ये तो ये भी कह रहे हैं ना, नहीं, आपने कहा बताएं मुझे, आपने कहा बताएं मुझे। अब वो आपको बताएं कि नहीं बताएं, आपको बताएं या ना बताएं? पहले मुझे पूरा आरोप तो लगा यस जी। सिर्फ प्रवीण जी, मैं आपके माध्यम से यश जी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ ऐसा कागज दिखा दे जो चिराग पासवान ने आरएसएस के नाम पे रजिस्टर छत पर नमाज को रोकने आरएसएस के नाम पे कुछ रजिस्टर है ही नहीं दिया है। जो बिल्डिंग है वो दान की दी हुई है, ये क्या उसमें ऑफिस चलता है, हर चीज। कहीं पर आरएसएस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। लोग दान दे देते हैं, उसमें उनका ऑफिस चलता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है साहब। 2000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस में मिलकर के काम करते हैं, सबके अलग अलग सिस्टम है। आरएसएस को समझना आपके बस की बात नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे आप, उसको छोड़ दीजिए। और जहां तक रही, आप सुन तो लीजिए सर मेरी बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ इस चीज का जवाब दे दीजिए। 1400 साल पहले इस्लाम आया था, जो बिना तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली मंदिर में के गांव के 500-1500 पुराने, मैं तो चाहता था आरएसएस वाले, पर मुझे लगता है कि ये डिबेट जो है ना डीरेल हो जाएगी। हम वक्त पे बात कर रहे हैं। सर्वेश जी, आपको चर्चा में लाता हूं, थोड़ा सा आप इस पर अपनी थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन और करिए। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने 2013 में शाह सूजा मकरबा, नादिर शाह मकरबा, बीबी साहिब की मस्जिद, बुरहानपुर के किले के अंदर महल के ऊपर, जिसके ऊपर एएसआई का कंट्रोल था, उस पे कब्जा करने के लिए एएसआई को नोटिस दे दिया। जैसे संभल में जो विवादित ढांचा है उसमें एएसआई को घुसने नहीं दिया। आप ये बताइए, अगर इस तरह के काम होंगे तो कागज तो मांगे जाएंगे ना। क्यों नहीं विरोध दिखाया? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कागज दिखाइए, आप अपना कब्जा साबित कीजिए और ले लीजिए। क्या बड़ी बात है? अगर मेरा घर पे आप कब्जा कहते हो, एक सेकंड रुक जाइए कौशलकांत जी। अरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं, आपको कुछ समझ में भी तो आए उनको। एक मिनट रुकिएगा। मुझे ये बताइए सर्वेश जी आप, कि इस पूरे मामले में जो एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, और ये समझाइएगा कि एक तो जमीन वाली बात है, यहां पर जमीन में भी ये है कि कई जमीनें जो बताई जाती हैं उससे ज्यादा अधिग्रहित कर ली जाती हैं। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स उठे थे, जेपीसी ने इस पर विचार भी किया, और ये भी कहा गया कि कई जमीनें जो है वो कब्जाई हुई हैं, कई जमीनें ऐसी हैं जिनको लेकर कई लोगों ने भी आपत्ति उठाई थी। तो बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि हम इधर आधे घंटे की बातचीत करेंगे उसमें हर चीज आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे विषय आए थे जिसमें यह बताया गया कि जमीन संबंधी कई विवाद हैं जो वक्फ के साथ जुड़े होते हैं, और उसको रिजॉल्व करने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें क्या दिक्कत है सर्वेश जी, इसका आपका एंगल बताइए। मैं बताता हूँ ये पूरा, और आपको आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो ना जानते हो, ये पूरा मामला इसलिए है और ये इतना पेचीदा मामला है जिसको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें और प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है, रेलवे, फौज, और तीसरे नंबर पे आता है वक्फ। इस पे नजर इन सब बाकी जगहों पे नजर है ही है सरकार की। अब ये जमीनों पे इनको कब्जा करना है। अब बाकियों का कब्जा नहीं रहने देंगे, ये खुद का कब्जा करेंगे। किसके लिए करेंगे वो अभी बता रहे थे, और अब ये सच्चाई भी है। दूसरी बात,
जमीनों पे विवाद अगर कुछ पार्ट्स में, जहां भी इतनी बड़ी जगह, मैं कह रहा हूँ तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज अगर इंडिया में है तो वक्त के पास है, तो उनमें कुछ जगह विवादित होंगी। जमीनों, जहां जमीन होंगी, प्रॉपर्टीज होंगे, विवाद होंगे, वो निश्चित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप एक खास समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएं और आप कब्जा करें उस पर। तो ये इनकी नीति खराब है। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आरएसएस के बारे, एक बार थोड़ा सा सवाल पूछा गया, उस पर इन्होंने खुद ही बोल दिया। इन्होंने पहले मेरे सारे तथ्यों को कहा कि मैं मान रहा हूं, अच्छी बात है, इन्होंने सारी बातें मान ली खुद ही। तीसरी बात ये भी मान ली कि आरएसएस खुद ही बेसलेस है। अगर वक्त विवादित है तो सर्वेश जी आरएसएस मत जाइए की ना वहां पर, प्रॉपर्टी क्यों विवादित होनी चाहिए। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, सब वक्त पे आप ले चलिए, मैं लेके फिर आपके- वहां आपके चले जा रहे हैं, टॉपिक पे आ उसका जाता कोई हूं, आपके समाधान नहीं टॉपिक पे आ निकलना है, जाता यहाँ चर्चा भी उस पर नहीं है। किसी दिन कर लेंगे, आप मुझसे कहेंगे उस पर क्यों नहीं बात करें, तो किसी दिन कर लेंगे उस पर भी बात, लेकिन रुक जाइए, इस पर बार बार घूम के बात को वहां ले जाएंगे तो डीरेल हो जाएगी बातचीत। यश जी, यश भाई आपने कुछ अच्छे फैक्ट रखे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ाएं जो सर्वेश जी कह रहे हैं। यही जमीन वाली बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जमीन संबंधी विवादों को, जमीन संबंधी बातों को धर्म मात्र तक सीमित रखने का क्या आप एक नजरिया रखते हैं, क्यों दायरा बनाया जाए इसका? हाँ, तो आपका सवाल पूरी तरह से वैलिड है दोनों तरफ। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म में कोई दखल ना दे तो हमें भी नहीं देना चाहिए। हमने यदि अपने ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को साथ लिया भी तो उन्होंने कभी इस तरह का दखल नहीं दिया। लेकिन आज सरकार जो धर्म की आजादी है संविधान में, जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन करना चाहती है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए, उसमें भी जैसा मैंने शुरू में बताया था, कलेक्टर को असीमित अधिकार देना, अधिकारियों को ये अलग अलग तरह का इंस्पेक्टर राज खड़ा करना, न्यायपालिका को समीकरण से बाहर करना, और ये कुल मिला के बस चिल्ला चिल्ला के अपने हक में किसी भी तरह फैसला करवा लेना, ये इनकी नीति है। 428 पेज की जेपीसी की रिपोर्ट 1.5 दिन में पढ़ने के लिए सांसदों पर थोप दी गई। आज जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट आया है उस संबंध में, और कितनी सारी आपत्तियां उठाई गई थी जेपीसी की मीटिंग में, उन सबको ऑफिशियल रिपोर्ट से बाद में हटा दिया गया। क्यों नहीं पूरी विस्तृत बिंदुवार चर्चा हुई, क्यों नहीं आपत्तियों की समीक्षा की गई? ये जल्दबाजी की राजनीति को जस्टिफाई करना सबसे पहली गलती है। जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप कह तो रहे हैं कि चर्चा हुई है, लेकिन जब विरोध हो ही रहा है, बाहर विरोध हो रहा है, तो जाहिर तौर पर जब सलाह मशविरा किया गया होगा तब विरोध हो रहा होगा, जब जेपीसी में बातचीत की जा रही होगी, जब विपक्षी सांसद भी होंगे उन्होंने भी विरोध किया होगा, तो उन चीज़ों के बारे में कैसे जस्टिफिकेशन देंगे कि हाँ हमने सचमुच में सलाह मशविरा किया और एक मत होकर इस निर्णय पर पहुंचे? प्रवीण तिवारी जी, इस बारे में कई बार क्लियरिफिकेशन दिया जा चुका है, पार्लियामेंट के पटल पे भी दिया जा चुका है। जो जेपीसी की बात की जा रही है, उनके जो डिसेंट नोट है वो सब शामिल हैं। यस जी यहाँ पर बैठ करके गलतफहमी फैला रहे हैं। आप ये समझिए, मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए आपको पता नहीं है या आप जानबूझ के गुरुद्वारों झूठ बोल पर रहे हैं? कब्जा कैसे वो सब, प्लीज यस जी, दिस इज नॉट द वे टू डिस्कस। आप यहाँ लड़ने आए हैं तो घर पे आके लड़ लीजिएगा। एक मिनट यश जी सुन लीजिए, दिस इज नॉट डन। सुन लीजिए, आपकी बात सुन रहे थे। सूरत के नगर निगम के ऑफिस पे कब्जा, हरियाणा में गुरुद्वारे पर कब्जा यमुनानगर में, इसी तरीके से तमिलनाडु के 18 गांवों पे कब्जा। कुछ भी जो जगह तो कब्जा कर सकते, ठीक मान लिया, कागज तो दिखाएं, यही तो कानून है। और दूसरी चीज ये बताइए यश जी कि अगर मेरा प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, और इस तरह की नॉनसेंस डिबेट मैं नॉनसेंस आदमियों से नहीं करना चाहता। नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, शांत, ठीक है, चर्चा में बहुत देर से मैं सुन रहा हूं। नहीं, मैं भी इस बात को तो मानता हूं यश भाई, देखिए ठीक है, आप लोगों का पॉइंट होता, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आप कुछ चीजें लेकर आते हैं, लेकिन आपने अंत भी वहीं से किया जहां से शुरुआत की थी। हम आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स पर बात नहीं कर रहे थे। खैर, आपने उस पॉइंट को 2-3 बार रखा, 4 बार रखा, अंत में भी रखा, और उस पर डॉक्टर कौशल कांत ने अपनी बात जो कह सकते थे कही। लेकिन वक्फ पर कुल मिलाकर जो बातचीत हुई है उसमें किरण रिजिजू जी स्पष्ट कर चुके हैं कि गुमराह किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप अभी भी ये लगातार है कि असीमित शक्तियां मिलेंगी, और जो असदुद्दीन ओवैसी या अन्य लोग हैं वो इस पर लगातार कह रहे हैं कि ये शरीयत पर हमला है। तो जैसा चिश्ती साहब को मैं सुनवा रहा था, उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार कोई बात कहती है तो हम उस पर भरोसा करते हैं। तो ऐसा नहीं, मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि हंगामा खेज रहने वाला है आगे का दौर भी इस बिल को लेकर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद यश श्रीवास्तव जी, आप जो भी कुछ दिखा रहे हैं उस पर कभी और बात कर लेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश जी, आपका धन्यवाद।